अगला क्वेश्चन 41st, लॉ ऑफ द सी के मेन फीचर्स बताइए, डिफरेंसेस बताइए बिटवीन द जुरिसडिक्शन ऑफ टीएस एंड ईईजेड। ओके, तो प्राइमरीली जो बेस्ड है यूएन क्लॉज पे बेस्ड है, शुरू में ही लिख देना जो फीचर्स हैं इसके, है ना, लॉ ऑफ द सी के। क्या है? पहला जोनेशन, सबसे पहली चीज़ है 12 तक 24 तक, और ये तो बेस लाइन है इनसाइड, और फुल सोवरेंटी है। यहाँ इनोसेंट पैसेज एक एक्स फैक्टर है, और यहाँ पे लिमिटेड इन्फोर्समेंट है। ईईजेड वाला जो है हमें पता है ये है सोवरेन ओवर द रिसोर्सेज है, ईई एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट। कॉन्टेंट शेल्फ मैक्सिमम 350 तक जा सकती है, नेचुरल प्रोलॉन्गेशन होता है ये भी 200 तक रहता है मोस्टली। हाई सीज में बियॉन्ड ईईजेड होगा, ओपन टू ऑल। डेफिनेशन इसकी वो है जो किसी की भी जुरिसडिक्शन में नहीं आता। एरिया क्या है? डीप सी बेड है, सी बेड एरिया बेसिकली ये बोलना चाह रहा होगा। कौन सा? सी बेड एरिया। तो वो क्या है? जो बियॉन्ड है नेशनल जुरिसडिक्शन के किसी की भी, और मैनेज करता है ISA। ओके, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा जोनेशन हो गया, उसके बाद आएगा सोवरेंटी और फ्रीडम, दोनों को बैलेंस करता है ये, फ्रीडम भी जोनेशन भी। ओके, तो सोवरेंटी कोस्टल स्टेट की रहेगी और फ्रीडम बाकी सबकी रहेगी। कौन कौन सी? केबल्स की, ओवरफ्लाइट की और नेविगेशन मोस्टली, और साइंटिफिक रिसर्च की। उसके बाद आएगा रिसोर्स का राइट। रिसोर्सेज का राइट कैसे? रिसोर्सेज का राइट रहेगा जैसे कोस्टल स्टेट कंट्रोल करेगा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के रिसोर्सेज को। कहाँ पे? ईईजेड में भी और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी। ठीक है, हाई सीज में जो है, हाई सीज में है वो कॉमन हेरिटेज है, कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड, ये लिख के आना है। उसके बाद इन्वायरमेंट में आप लिखोगे तो इन्वायरमेंट में हमें पता है कि आपको प्रिवेंट करना है, रिड्यूस करना है, अबेट करना है, कंट्रोल करना है पोल्यूशन को, और उसके अलावा प्रोटेक्ट प्रमोट भी करना है बेसिकली, है ना। ये गंदी चीज़ें कम करनी है, अच्छी चीज़ें प्रिजर्व करनी है, प्रमोट करनी है। साइंटिफिक रिसर्च आ गया, उसमें हम देख लेंगे ईईजेड में और शेल्फ में, ठीक है, वहाँ परमिशन के साथ होगा, और हाई सीज में एकदम फ्री है। ओके, उसके बाद आएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये भी अच्छी बात है। इसके लिए अलग अलग फोरम दे रखे हैं, आईटी लॉस है, आईसीजे है, आर्बिट्रेशन है। तो मेनली यही सब है कि पहली बात तो आपके जोन्स बता दिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बता दिया, सोवरेंटी वगैरह बता दी, राइट्स बता दी अदर स्टेट्स के भी और कोस्टल स्टेट्स के भी। उसके अलावा कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ करोगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस हैं, रिसोर्स के राइट है, बैलेंस है सोवरेंटी का। ओके, तो ये सब आएंगे। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन जुरिसडिक्शन ओवर टेरिटोरियल सी एंड ईईजेड। तो डिफरेंस बिटवीन जुरिसडिक्शन दोनों के बीच का, तो यहाँ देख लो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स रहेगा ये तो, ठीक है, और ईईजेड 200 तक पता है। यहाँ फुल सोवरेंटी है, यहाँ लिमिटेड है। यहाँ सोवरेंटी खाली आपकी रिसोर्सेज के ऊपर है, ईई, ठीक है, फुल नहीं है यहाँ पे सोवरेंटी। बाकी अदर स्टेट्स के क्या है, यहाँ पे तो इनोसेंट पैसेज है, और यहाँ पे फ्रीडम है, नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, केबल्स, ये सब। बट दीज आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू ईईजेड रेगुलेशन, कुछ भी अंट शंट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी वगैरह में क्या है? सिक्योरिटी टेरिटोरियल सी में तो कंप्लीट अथॉरिटी है भाई, कुछ भी करो, चाहे क्रिमिनल हो, कस्टम हो, इमिग्रेशन हो, सैनिटरी हो, फिस्क हो, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार लिख ही देते हैं, FISC, कस्टम हो गया, सैनिटरी हो गया, इमिग्रेशन हो गया, फिस्कल हो गया, प्लस क्रिमिनल भी है यहाँ पे, ये याद रखना है आपको, ठीक है, क्रिमिनल भी याद रखना है। उसके बाद हमारा ईईजेड में क्या है कि भाई हम खाली रिसोर्सेज पे खेल सकते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना सकते हो, क्या रिसर्च एनवायरनमेंट ये सब भी है, ठीक है। मगर फ्रीडम को आप, जो नेविगेशन की फ्रीडम है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। 200 नॉटिकल माइल, दिल्ली से चंडीगढ़ तक इतना लंबा डिस्टेंस आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? किसी को अलाउ ना करो। आधे से ज़्यादा नेविगेशनल रूट्स तो बंद हो जाएंगे इसके चक्कर में। फिर एयर स्पेस फुल सोवरेंटी है यहाँ पे नो सोवरेंटी ओवर एयर स्पेस, ठीक है, क्योंकि ओवर फ्लाइट का राइट दे रखा है, वही ऊपर जो बताया। तो यहाँ पे आपने बता दिया बेसिकली जनरल इन्वायरमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड, यहाँ एयर स्पेस से रिलेटेड बता दिया। यहाँ नेविगेशन, जो अलग अलग राइट्स हैं ना उनको ले लेके हम बात कर रहे हैं। नेविगेशन में यहाँ इनोसेंट आएगा, वहाँ पे बाकी चीज़ें आ जाएंगी। देख रहे हो यहाँ पे ये दोबारा से खेल दिया इसके साथ ही। इसलिए एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास है नेवी हमारी, कैन स्टॉप दी वेसल इंडियन नेवी। यहाँ पे फॉरेन वेसल कैन पास फ्रीली थ्रू ईईजेड, बट इंडिया कंट्रोल्स ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, वही रिसोर्सेज पे हमारा है कंट्रोल, बट वेसल्स जो पास करना है नेविगेशन वो फ्री है। ये एग्जांपल हो गया। मेमोरी ट्रिक में क्या है, लाइक लैंड फुल कंट्रोल है,
यहाँ फोकस का सिर्फ रिसोर्सेज पे है, नेविगेशन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, डायग्राम दिखाई देंगे ऊपर वाले जो इतनी बार बना दिए हमने। कैसे? सबसे पहले दिखाओगे आप बेस लाइन, फिर आप दिखाओगे टेरिटोरियल सी, फिर आप दिखाओगे कंटिग्यूस जोन, ये 24 तक रहेगा, फिर EEZ और इसी के साथ कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखा दोगे, फिर एंड में वहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा हाई सी। ओके, फिर हमें डिस्कस करने हैं क्या, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसके, कोस्टल स्टेट्स के और बाकी स्टेट्स के भी। कहाँ पे? टेरिटोरियल वाटर्स में और कंटिग्यूस जोन में, दोनों में। तो पहले तो टेरिटोरियल वाटर्स बता दो होता क्या है, वो यहाँ बता देंगे हम। ठीक है, उसके बाद वहाँ उसके राइट्स बता दो, कोस्टल स्टेट के और अदर के। कोस्टल स्टेट के फुल सोवरेंटी होगी वाटर कॉलम पे, सी बेड, सबसॉइल, एयर स्पेस, यहाँ चारों आएंगे, 3 नहीं 2 नहीं 4 आएंगे। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। उसके बाद है लॉ इन्फोर्समेंट, सब कुछ करेगा, फिस्क कर लेगा, यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, FISC प्लस क्रिमिनल भी रहेगा यहाँ पे उसका। ओके, और रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल कैसे सिक्योरिटी लॉ के अंदर आ जाता है। रिसोर्सेज तो है ही मेरा एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, एनवायरनमेंट भी मेरा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सिक्योरिटी में पैसेज डिनाई कर सकता हूँ फॉरेन वेसल का, जो थ्रेट कर सकता है पीस को, सिक्योरिटी को, या मेरा लॉ ही वायलेट कर दे उन्हें। ऑल दो टेरिटोरियल सी में मेरा इनोसेंट पैसेज अलाउड है, तो वो यहाँ आ जाएगा इनोसेंट पैसेज सबसे पहले 17 में। 17 का खतरा इनोसेंट पैसेज से हो सकता है क्या? ठीक है, जब तक वो प्री जुडिशियल ना हो, सिक्योरिटी और उस सबको। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीट शिप्स सबकी इक्वली, ये भी अच्छा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पैसेज रूल्स, ये नहीं कि चाइना की अलाउ नहीं करेंगे, US के अलाउ कर देंगे, या रशिया में बूस्टर लगा देंगे कि ले भैया तू तो और अच्छे से जा। इसलिए सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है। जैसे MFN होता है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसी तरीके से जैसे MFN है किसका, WTO का, वैसा खेल है इसका। फिर है सेफ्टी एड्स, अगर किसी को दिक्कत होगी, मेंटेन नेविगेशन एड्स, चार्ट्स एंड सेफ्टी मेजर्स, किसी को दिक्कत हो तो आप उसकी हेल्प करेंगे, और अगर वहाँ कोई डेंजर है तो आप पब्लिश भी करेंगे उन सब चीज़ों को। दूसरी स्टेट्स का क्या खेल है भाई? दूसरी स्टेट्स का ये इनोसेंट पैसेज है उनके पास, सबमरीन का नेविगेशन है और एंट्री है, इमरजेंसी एंट्री भी कर सकते हो अगर डिस्ट्रेस में हो या फोर्स मेजॉर है। फोर्स मेजॉर की स्पेलिंग देख लो, मेजॉर। ठीक है, EURE है बेसिकली। या रेंडर असिस्टेंस देनी है। ठीक है, सबमरीन में क्या है, सरफेस पे करेगी और शो करेगी फ्लैग को अपना। ठीक है, इनोसेंट पैसेज कंटिन्यूस और एक्सपीडिशियस होना चाहिए, नो फिशिंग वेपन। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द राइट्स ऑफ, अच्छा ओके 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 ओके, ये ऐसे लिख दिया इन्होंने, वही मैं सोचूं। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन है कोस्टल स्टेट की, यहाँ पे राइट्स आ जाएंगे। ओके, कौन सा ये आर्टिकल 17 है। ठीक है, ऑब्लिगेशन क्या है इनकी कि भाई तुम रेस्पेक्ट करोगे और कोई बदतमीज़ी नहीं करोगे। ठीक है, हार्मफुल जो होगी यहाँ पे फॉलो इन सबको करोगे, जो उसके राइट है वो यहाँ की ड्यूटी है, और जो यहाँ की ड्यूटी है वो उसके राइट्स है। ये हमें दिख सकता है इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, अब कंटिग्यूस जोन में आ जाते हैं। कंटिग्यूस जोन यहाँ तक है, इसमें और इसमें अंतर क्या था देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे राइट्स देख लो क्या है कोस्टल जोन के, कि एनफोर्स कर सकता हूँ मैं जो चाहूँ, आर्टिकल 33 में देखा है। प्रिवेंट और पनिश भी कर सकता हूँ अगर फिस्क से रिलेटेड कोई बदतमीज़ी हो रही है। और यहीं पे मेरा कंटिग्यूस जोन में ही हॉट परस्यूट भी है। ठीक है, मैं स्टॉप कर सकता हूँ क्योंकि कंटिग्यूस जोन में हॉट परस्यूट शुरू हो जाता है। टेरिटोरियल सी में किसी और के टेरिटोरियल सी में घुस गए तो आपका बंद हो जाएगा। कंटिग्यूस जोन में बंद नहीं होता है, टेरिटोरियल सी में घुस जाओगे दूसरे के तो बंद हो जाएगा हॉट परस्यूट। और इसका आर्टिकल भी हमें पता था, देखा था ना, गो 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 111 गो गो गो, इस तरीके से। ठीक है, आप परस्यू कर सकते हो, फिर उसको स्टॉप भी करा सकते हो अगर वो वायलेट कर रहा है लॉज को। कहाँ पे? विद इन TSNCZ। ठीक है, यहाँ पे अगर उसने वायलेट किया है तो। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज आपकी प्रोटेक्शन है, दे डू नॉट हैव फुल रिसोर्स राइट, ईजी टेरिटरी की बात हो रही है। ठीक है, फुल रिसोर्स राइट नहीं होते। फुल रिसोर्स राइट आपके EEZ में होते हैं, पर ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, इसको देख लेंगे एक बार। उसके बाद ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, तो ऑब्लिगेशन में आएगा सबसे पहली बात तो कोस्टल स्टेट को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रिस्पेक्ट करनी है और प्रोपोर्शनल एक्शन लेना है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं कि बस अब गोली कैनन से उड़ाई दूंगा मैं। प्रोपोर्शनल एक्शन लो और कैन नॉट इम्पीड ये इनोसेंट पैसेज। ओके,
फिर है राइट्स ऑफ अदर स्टेट्स इन कंटिग्यूअस जोन। क्या है राइट ऑफ अदर स्टेट्स? राइट्स हैं अदर स्टेट्स के, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, रिसोर्स यूज, ट्रांजिट। ओके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट है, रिसोर्स यूज, ट्रांजिट, ठीक है। तो राइट्स क्या है? नेविगेशन, ओवरफ्लाइट हो गया, और रिसोर्स ट्रांजिट वाला हो गया, नो एक्सक्लूसिव राइट, बिलोंग टू EEZ वगैरह। और यहाँ क्या है? अवॉइड लॉ का वायलेशन, कैसा भी लॉ हो फिस्क वाला, और इन्फोर्समेंट में आप कोऑपरेट भी करोगे, ये भी देख लेना। तो ये तो ऑब्लिगेशंस हो गई और ये राइट्स हो गए, ठीक है। की डिफरेंस क्या है मोटा मोटा? ये बेसिक्स है शॉर्ट में, इसको तो 2-4 बार लिख के देख लेना कि सोवरेंटी यहाँ फुल है, यहाँ रिसोर्सेज पे क्योंकि सोवरेंटी फुल है तो नेविगेशन यहाँ इनोसेंट पैसेज आएगा। एनफोर्समेंट ऑल लॉज का यहाँ सब यस 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 ऑल है, मगर कॉन्टिग्यूअस जोन में आपकी सोवरेंटी नहीं है, खाली लिमिटेड कंट्रोल है ओवर रिसोर्सेज। राइट्स होगा तो वैसे, बट यहाँ देखना पड़ेगा एक बार। नेविगेशन फ्रीडम है बाकियों की, और एनफोर्समेंट खाली फिस्क का होगा, ठीक है, बाकी हर चीज़ का नहीं होगा। यहाँ तो ऑल है, यहाँ पे फिस्क है। एयर स्पेस पे कंट्रोल आपका नहीं है। EEZ में देखा था, हो सकता है कंट्रीज जोन में भी ना होता हो क्योंकि टेरिटोरियल में तो है। ओके, एक ये देख लेंगे, एक अपना ये देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेमोरी हुक क्या है कि टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल टेरिटरी के साथ है ये, सी फॉर कस्टम्स या कंट्रोल, ठीक है, बट नॉट कंप्लीट। तो सी है, ये वाला सी नहीं है। ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ रिगार्डेड एज द नेचुरल प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लैंड मास, ये तो डेफिनेशन ही है। डीलिमिटेशन की बात कर लो भाई, इससे रेलिवेंट केसेस की हेल्प से, ICJ के वो भी, ओके, ना कि IT लॉस के। देखते हैं फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, 76 में डिफाइन कर रखा है हमारे इसके लॉज में। है क्या ये? सी बेड और सबसॉइल, सी बेड हो चाहे सबसॉइल हो, किसका? सबमरीन एरिया का। डेट एक्सटेंड बियॉन्ड टेरिटोरियल सी, कहाँ तक? थ्रू आउट द नेचुरल प्रोलॉन्गेशन ऑफ इट्स लैंड टेरिटरी टू द आउटर एज ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ये क्या है? OECM, आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। हिस्टोरिकली ओरिजिन क्या है? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है इसका। ट्रूमैन ने बोला सबसे पहली बात कि राइट्स को, रिसोर्सेज के ऊपर जो राइट्स है वो क्लेम करने के लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, एडजेसेंट टू द US, 75 में आया है। ये हर जगह इनिशियल यहीं से स्टार्ट होगा, और EEZ स्टार्ट कहाँ से होगा? कीनिया से, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ट्रूमैन से 45 से, और कीनिया से EEZ वाला। फिर ICJ ने नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के 69 का, इसमें बता दिया था, डिफाइन कर देते कि ये नेचुरल प्रोलॉन्गेशन होगा, ओके, जो कि टेरिटरी का है और अंडर द सी है। नेचुरल प्रोलॉन्गेशन का जो प्रिंसिपल है, अच्छा सब उसी पे चल रहा है जो शुरू की एक लाइन है ना, नेचुरल प्रोलॉन्गेशन, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल प्रोलॉन्गेशन का जो प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि सोवरेन राइट्स है वो भी इप्सो फैक्टो, ठीक है, अपने आप, और वो भी एब इनिशियो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। किस चीज़ का? ई और ई का। तो ये दो कीवर्ड अच्छे लगे आपको, मुझे भी सही लगे, इप्सो फैक्टो और एब इनिशियो, शुरू से एकदम। फिर नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन या प्रोक्लेमेशन, क्योंकि ये तो अब बाय डिफ़ॉल्ट हो गया ना, एब इनिशियो हो गया इसलिए, ठीक है। डीलिमिटेशन प्रिंसिपल जो है बिफोर UN क्लॉज कैसा चलता था, हिस्ट्री से चलेंगे ना, क्योंकि हम बिफोर UN क्लॉज ICJ ने केसेस पे हम रिलाई करते थे, जैसे यही वाला केस है 69 का, नेचुरल प्रोलॉन्गेशन लीगल बेसिस समझा गया था इसी वाले केस में, ठीक है ना। इक्वी डिस्टेंस को बाइंडिंग बनाया था, स्ट्रेस किया था इक्विटेबल प्रिंसिपल पे, बेसिकली इक्वी डिस्टेंस को, हाँ, यहाँ रिजेक्ट कर दिया था, जर्मनी ने मना किया था ना, तो इसको मना कर दिया था इन्होंने। इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा, इक्विटेबल प्रिंसिपल होगा। तो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इक्विटेबल प्रिंसिपल आ गया था। कब से है इक्विटेबल प्रिंसिपल? 69 से, और इक्वी डिस्टेंस डाइल्यूट होना शुरू हो गया था 69 से। गुड। मेन डीलिमिटेशन मेथड्स क्या है हमारे पास? अगर मैं आपसे मेथड्स पूछूं टू अचीव एन इक्विटेबल रिजल्ट, तो वो क्या है? ये हम चीज़ें देखते हैं उसमें, ज्योग्राफी देख लेंगे उसकी, लेंथ, कन्फिग्रेशन है ना, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, उस तरीके से। फिर नेचुरल प्रोलॉन्गेशन देख लो, लैंड मास का कितना अंदर तक घुसा हुआ है, क्या 350 नॉटिकल माइल्स तक है,
और स्पेशल सर्कमस्टांसेस देख लो, कॉन्केविटी ये है, आइलैंड है, यही वाला जो था, ठीक है। तो ये हम डाल देते हैं यहाँ पे उठा के। गुड, स्पेशल हो गया। यहाँ लेंथ तो कन्फिग्रेशन है, ऐसे ऐसे है या ऐसे सीधा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा यूएन क्लॉज, लेंथ भी आएगी। तो हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले तो हमने देख लिया ये नेचुरल प्रोलॉन्गेशन वाला प्रिंसिपल, ट्रूमैन का, आईसीजे का। फिर प्रिंसिपल बोलता क्या कि इप्सो फैक्टो आप ही को बिलोंग करेगा, वहाँ की सारी रिसोर्सेज आप एक्सप्लोर करो, एक्सप्लॉइट करो, मगर ऑक्यूपेशन प्रोक्लेमेशन की ज़रूरत भी नहीं है आपको। डीलिमिटेशन प्रिंसिपल इसी केस से आया जो भी ऊपर देखा हमने। इक्विटेबल प्रिंसिपल किसके बेसिस पे, ज्योग्राफी, नेचुरल प्रोलॉन्गेशन कितना लेंथ है बेसिकली, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फिर हम आएंगे यूएन क्लॉज की अप्रोच टू डीलिमिटेशन पे। इसकी जो अप्रोच है ना डीलिमिटेशन की, वो आर्टिकल 76-83 की बात है। यहाँ पे 76 क्या बोलेगा और 83 क्या बोलेगा। 76 डिफाइन कर देगा आउटर लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, और डिलिमिटेशन बिटवीन स्टेट्स विद ऑपोजिट एंड एडजेसेंट शैल बी इफेक्टेड बाय द एग्रीमेंट। तो 76 ने तो आउटर लिमिट बता दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, और 83 ने बोला उसकी क्या, डिलिमिटेशन बिटवीन स्टेट्स, कौन सी, जो ऑपोजिट है या एडजेसेंट है, इन्हीं में कन्फ्लिक्ट होगा। और किसके बेसिस पे होना चाहिए, इक्विटेबल प्रिंसिपल पे होना चाहिए। और इक्विटेबल क्यों डाला है, क्योंकि यूएन क्लॉज 82 में आया है, जबकि नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस वो था हमारा 69 का। तो 69 में इक्विटेबल प्रिंसिपल ले डाउन हो गया था, तो उसी को इनकॉर्पोरेट किया है इसने। इसके बाद आएगा की चेंजेस क्या हैं। तो यूएन क्लॉज अलाउ करेगा एंटाइटलमेंट कितना, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, इवन इफ देर इज़ नो जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, तो ये की चेंज है, इवन इफ देर इज़ नो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नेचुरल प्रोलॉन्गेशन नो लॉन्गर द बेसिस, सोल बेसिस नहीं है। अब ये इक्वली इंपॉर्टेंट वाला हो गया, ठीक है। डिस्टेंस क्राइटेरिया इज़ नाउ इक्वली इंपॉर्टेंट। नेचुरल प्रोलॉन्गेशन से ज़्यादा डिस्टेंस क्राइटेरिया अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 200 नॉटिकल माइल बाई डिफ़ॉल्ट है, मिनिमम हो गया। ओके कूल। तो हमने आर्टिकल देखा 76 और 83 ना, हाँ। अब आईसीजे के खेल पे आ जाते हैं। आईसीजे का या ट्राइब्यूनल्स का क्या खेल है। तो अब देखो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, ठीक है, डेनमार्क, जर्मनी, ये सब, ये लौंडा अपना एक साइड था और ये दोनों एक साइड थे। इसने बोला इक्विटेबल प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट इक्वी डिस्टेंस, नेचुरल प्रोलॉन्गेशन बेसिस है। इक्विटेबल प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वी डिस्टेंस है, और नेचुरल प्रोलॉन्गेशन भी आ गया जो कि बेसिस होगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे बेसिस हो गया है नेचुरल प्रोलॉन्गेशन, ठीक है। रेलेवेंस क्या है आज के हिसाब में, कि स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन हो गया ऑफ नेचुरल प्रोलॉन्गेशन एज द लीगल बेसिस। तो यही लीगल बेसिस हो गया प्री यूएन क्लॉज से। टूनीसिया लिबिया वाला भी एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ का केस है इंपॉर्टेंट, 82 का, जब यूएन क्लॉज बना है। कब का है ये टूनीसिया वाला, जब यूएन क्लॉज बना है। उसके बाद आएगा इक्विटी गवर्निंग प्रिंसिपल है। यहाँ इक्विटी गवर्निंग प्रिंसिपल है, नेचुरल प्रोलॉन्गेशन रेलेवेंट है बट नॉट डिसाइसिव, समझे। ओके, डिमिनिश द वेट टू जियोलॉजी इफ इनकंसिस्टेंट विद द इक्विटेबल प्रिंसिपल। तो इक्विटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जियोलॉजी, इक्विटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जियोलॉजी। गुड यार। फिर माल्टा वाला देख लो, 85 में माल्टा खाओ ना, दबा के माल्टा पी लो, वहीं कैची धाम वाला माल्टा। तो डिस्टेंस क्या है, 200 नॉटिकल माइल्स का है, स्टार्ट्स टू बी ट्रीटेड एज इम्पॉर्टेंट। मतलब यही जो कहने वाला था, इक्विटी, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नेचुरल प्रोलॉन्गेशन रेलिवेंट है सिर्फ बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, ये भी अच्छी बात है। और ये मार्क्स शिफ्ट टूवर्ड डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच, ठीक है, जियोलॉजी नहीं, डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ आएगा हमारा इक्विटी, ठीक है, इक्विटेबल, सॉरी, इक्विटेबल प्लस एनपी नेचुरल प्रोलॉन्गेशन। यहाँ इक्विटी, इक्विटी मोर देन जियो, और यहाँ पे आएगा आपका डिस्टेंस, हाँ, जियो से ज़्यादा डिस्टेंस होगा यहाँ पे, डिस्टेंस मोर देन जियो। बेसिकली अगर 200 से कम है तो भी हम डिस्टेंस ही देंगे। और निकारागुआ कोलंबिया कब का है, ये तो लेटेस्ट लग रहा है, 2022-12 का, सॉरी। ये भी इक्वी डिस्टेंस पे इसने किया, और बाकी रेलिवेंट जो होंगे। और नेचुरल प्रोलॉन्गेशन यहाँ पे भी कम ही है, ओके।
यहाँ पे भी नेचुरल प्रोलोंगेशन कम हो गया, यहाँ पे भी नेचुरल प्रोलोंगेशन कम हो गया। ये रेलिवेंट कब है? हाई व्हेन अबव 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, तो ये शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स डिस्टेंस वाला। और यहाँ मॉडर्न मूव अवे फ्रॉम जियोलॉजिकल इनसाइड द एयर। अच्छा हाँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो इनसाइड IEEZ हो गया ना भाई अब तो, इसलिए। कूल। निकारागुआ, कोलंबिया। ओके, तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन में अगर हम आएंगे तो स्ट्रेंथ क्या है नेचुरल प्रोलोंगेशन अप्रोच की, फिर वीकनेस क्या है? तो नेचुरल प्रोलोंगेशन वाला जो है वो मैच करता है जियोलॉजिकल रियलिटी को, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है इनहेरेंट जो सोवरेन राइट है, और हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड है। ट्रूमैन प्रोक्लेमेशन ने भी यही बोला था। मगर अब फ़िलहाल इसकी वीकनेस क्या आ गई है? वीकनेस और क्रिटिसिज्म इसका ये हो गया है अब कि जियोलॉजी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ओवरलैप वाइडली, पोटेंशियल डिस्प्यूट है। इसलिए अब जो नेचुरल प्रोलोंगेशन वाला था ना वो डिस्प्यूटेड है, इसलिए, क्योंकि बहुत ओवरलैप्स हो गए हैं। पहले इतने नेशंस ही नहीं होते थे तो ओवरलैपिंग नहीं होते थे, अब इतने बतेरे बन गए हैं कि सब आए दिन ओवरलैप होते रहते हैं, डिस्प्यूट, इसलिए। और फिर उसके बाद है डिसएडवांटेज स्टेट विदाउट प्रोमिनेंट शेल्फ। सही बात है, उनकी भी तो ध्यान रखना है उनका। इसको तो ऐसे बनाऊंगा मैं। हम्म। फिर उसके बाद है पोस्ट यूएन क्लॉज। जो ट्रेंड है वो इसी का इंटाइटलमेंट हो गया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जियोलॉजी, क्योंकि लॉ बोलता है स्पेसिफिक डिजिट रख दो। ऐसे हर चीज़ को वेग मत रखो, नेचुरल नेचुरल, वरना तो दिखता रहेगा। एग्जैक्ट रख दो 200, ठीक है, कोई ना कोई डिजिट सर्टेनिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, इसलिए टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स, इसलिए। फिर जियोलॉजी नॉट रेलिवेंट मेनली फॉर, अब जियोलॉजी या 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा वाला जो नेचुरल प्रोलोंगेशन है, जियोलॉजी का मतलब यह होता है आपका नेचुरल प्रोलोंगेशन, तो वो एक्सटेंड जब बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल होगा तब बात होगी। 76 में भी ये दे रखा है। ओके, तो मॉडल पोजीशन क्या है? विद इन 200 नॉटिकल माइल, तो एंटाइटलमेंट इज़ ऑटोमेटिक क्योंकि वो EEZ का पास है। अब नेशनल प्रोलोंगेशन इतना नहीं मानते, लिटिल है। बियॉन्ड में क्या है? बियॉन्ड में मस्ट प्रूव, CLC से प्रूव करना पड़ेगा आपको, ठीक है, नेचुरल प्रोलोंगेशन कमीशन से। तो हम देख लेते हैं इसमें एंड में क्या है कि नेचुरल प्रोलोंगेशन वाला डॉक्ट्राइन बैकबोन है, क्राइटेरिया, ठीक है, बैकबोन तो है ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, और क्रिस्टलाइज हो गया था नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। बट हाउएवर पोस्ट UN वो डिस्टेंस क्राइटेरिया हैज़ ओवरटेकन, ठीक है। नेचुरल प्रोलोंगेशन अब एक्सटेंडेड में ही काम आता है खाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर एक्सटेंडेड शेल्फ। ICJ की प्रैक्टिस ने भी यही दिखाया हमें कि इक्विटेबल प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकल फैक्टर सेकेंडरी हो गए, इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी है। ओके, यहाँ पे भी एंड में डायग्राम बना के आ जाएंगे, क्या जा रहा है। 44 ले लो। डिफाइन करना है आपको हाई सी, क्या होता है हाई सी भाई? जहाँ पे किसी का जुरिसडिक्शन नहीं है। मीन्स ऑल पार्ट सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटोरियल सी और इन द इंटरनल वाटर्स। चल, गलत डेफिनेशन। अच्छा, जेनेवा की है इसीलिए दिक्कत है। यहाँ देख लो, नॉट इंक्लूडेड इन द EEZ, नॉट इंक्लूडेड इन दी EEZ हो चाहे टेरिटोरियल, सारी चीज़ें आर्किपेलाजिक, तो इन चारों के अलावा जो नहीं होगा ना वो होगा हाई सीज। ओके, तो UN इसकी इसके में खाली टेरिटोरियल सी की बात की गई थी या इंटरनल वाटर्स, ठीक है, बट यहाँ पे चारों के चारों आ गए जिनेवा वाले में। UN क्लॉज की 86 में है, किस में? 86 में है हाई सीज, आर्टिकल 86। ठीक है, तो क्या हाई सी लाई बियॉन्ड एनी स्टेट सोवरेनिटी, दे आर रेस कम्युनिस, क्या बोलते हैं ना, रेस कम्युनिस बोलते हैं ना, कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, ठीक है। मारे लिबरम नहीं, रेस कम्युनिस ज़्यादा अच्छा वर्ड लगा मुझे, कम्युनिटी का है ना इसलिए, कॉमन है सबके लिए इसलिए, रिसोर्सेज जो कि कॉमन कम्युनिटी की है, रेस कम्युनिस। कूल, अब याद रहेगा, लिख भी देते हैं यहाँ पे। दिस मीन्स रिसोर्सेज एंड दिस मीन्स या तो कॉमन या तो कम्युनिटी।
गुड। उसके बाद देख लेते हैं मेन प्रोविज़न क्या है 58 वाली कन्वेंशन के। अब इसके मेन प्रोविज़न ये हैं। अच्छा, पुरानी वाली के देख रहे हैं, ठीक है। पुरानी वाली ने क्या बोला था, इसने जो जिनेवा कन्वेंशन थी इसने फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी, आर्टिकल 2 में ही दे दी थी शुरू में ही, रेस्ट कम्युनिस में, कि हर स्टेट चाहे वो कोस्टल हो चाहे लैंड लॉक्ड हो वो एंजॉय करेगी ये वाली नेविगेशन, फिशिंग, केबल्स, फ्लाई ओवर, साइंटिफिक रिसर्च और कंस्ट्रक्शन आर्टिफिशियल आइलैंड्स। यही है, हर जगह यही दे रखी होती हैं। ये एक्सप्लिसिटली ऐड कर दिया यूएन क्लॉज में। अच्छा, इंस्टॉलेशन और आइलैंड्स, इसको हम ऐसे करते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया आई आइलैंड हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया। बाकी नेविगेशन और फ्लाई हमें पता है। ऐसी केबल और साइंटिफिक रिसर्च, वही केबल से ही तो सारे डेटा फ्लो करेगा। और फिशिंग तो है ही, फिशिंग तो हमारी है ही। ओके, ये बन गई हमारी फिश, बढ़िया सी प्यारी सी। आंखें बना दो, स्माइल करा दो, और क्या। फिर आता है हमारा जुरिसडिक्शन ऑन दी हाई सीज। कैसे रहेगा हाई सीज जुरिसडिक्शन? जुरिसडिक्शन हाई सीज में रहेगा, ये 6 में दिया था ना, ये पुराना वाला चल रहा है क्या? यूएन क्लॉज कब आएगा? मेन प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द हाई सीज देख लेते हैं। जुरिसडिक्शन ऑन द हाई सीज, जुरिसडिक्शन किसके बाद है? शिप्स ऑन द हाई सी आर सब्जेक्ट टू एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द फ्लैग स्टेट, आर्टिकल 6 में दिया है। फिर एक्सेप्शन, पायरेसी, इन पे सबका रहेगा, ठीक है। राइट टू हॉट परस्यूट, ये 4 सबके पास कॉमन रहेंगे। कोई भी बदतमीज़ी हो रही हो, मेनली तो पायरेसी होती है, स्लेव ट्रेड होता है। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग अनऑथराइज्ड है कोई, और क्या था, हॉट परस्यूट। तो ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ड्यूटी क्या है भाई? पीसफुल यूज़ करोगे, ठीक है, यूज़ कर लो मगर पीसफुल। ड्यू रिगार्ड दोगे इंटरेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स। फिर पोल्यूशन प्रिवेंट करोगे और लिविंग रिसोर्सेज को कोऑपरेट करोगे कंजर्व करने में, मैनेज करने में। स्पेशल रूल्स क्या हैं? प्रिवेसी क्या है? पायरेसी यार, आर्टिकल 15 ने दिया है, और ये यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन है, स्पेशल रूल्स में आ जाएगा पायरेसी और इन पे, ये हैं स्पेशल रूल्स। और ये आर्टिकल इसमें गलत दे रखे हैं, हमें नए वाले यूएन क्लॉज के करने हैं, इसने गलत दे रखे हैं। हॉट परस्यूट, कोस्टल स्टेट कैन परस्यू, ठीक है। हॉट परस्यूट का हो जाएगा अगर उसने वायलेट किया है लॉ, इफ़ वायलेट लॉ, कहाँ पे? या तो इंटरनल में, या तो टेरिटरी, या तो कंट्री के जोन में, बेसिकली अंडर 24 नॉटिकल माइल्स, तो फिर आप शुरू कर दो हॉट परस्यूट। फ्रीडम ऑफ नेवी फिशिंग इन दी हाई सीज, ये दे रखी है अलग से, एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज की है आर्टिकल 87 में, और यहाँ 2 में था, क्योंकि फ़िशिंग पे क्वेश्चन आ चुका है मेरा प्रॉपर PYQ। ऑल दो वो पूछा गया था EE में जो मर्ज हो गया, मगर हाई सी की फ़िशिंग भी तो लिख के आनी है 87 में, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। कैसे? यहाँ पे आपको कंजर्वेशन के लिए अडॉप्ट करने हैं मेजर्स, फिर कोऑपरेट भी करना है 100%, चाहे रीजनल फिशिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे हो, ओके। और यहाँ सर्टेन स्पीशीज को रेगुलेट करना है अंडर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट, जैसे व्हेलिंग है अंडर इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, व्हेल्स ख़त्म हो जाएंगी वरना वर्ल्ड से, इसलिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? बिफोर यूएन क्लॉज 82, आफ्टर यूएन क्लॉज 82। अच्छा, तो बिफोर में क्या था? बिफोर में है हाई सी इमीडिएटली बियॉन्ड द टेरिटोरियल सी होता था, ठीक है, मगर आफ्टर क्या हो गया? 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड है। ट्रेंड में क्या है? श्रिंकिंग एरिया ऑफ हाई सी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ EEZ। ओह, ये मुझे नहीं पता था। हाई सी पहले बहुत था ना, तो ये क्या है? इन दोनों का ट्रेंड, सही बात है। एग्जाम्पल में फिशिंग वेसल ऑफ स्टेट ए कैचेस ट्यूना 300 nautical mile from any coast. It is in the high seas. The vessel can fish freely but must comply conservation, ठीक है, agreed by the states in the relevant treaties. ट्यूना फिश अगर उसने पकड़ लिया 300 पे, तो वो वाली बात है। जापान को ले लेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे साइड बाय साइड ये भी हम कर सकते हैं ऐसे, इसको लिख देता हूँ डू, वहाँ लिखूँगा दूसरी साइड, यहाँ तक क्वेश्चन लिखे ना। यहाँ में साइड बाय साइड टेबल बना देंगे,
हाई सीज की, EEZ की और टेरिटोरियल सी की, जहाँ पे जुरिस्डिक्शन और राइट्स हो अलॉन्ग विद निमोनिक्स। ठीक है, फिर डिस्कस करना है हमें क्या, लीगल रेजिम ऑफ द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज पे आप डिस्कस कर लो एक बार, कलर चेंज कर लेते हैं तो इनोसेंट पैसेज आ गया। अब राइट्स ऑफ इनोसेंट पैसेज मीनिंग क्या है इसका? ओके अच्छा, इनोसेंट पैसेज ट्रेड्स का भी पूछ रहा है, स्टेट्स का, क्योंकि स्टेट्स में तो ट्रांजिट लगता है ना, इसलिए। ओके तो मीनिंग ऑफ इनोसेंट पैसेज क्या है ब्रो? इसका मीनिंग है इनोसेंट पैसेज का, जिनेवा ने दे रखा है, जो जिनेवा पहली वाली थी ना उसने दे रखा था, और यूएन क्लॉज ने भी दे रखा है। यूएन क्लॉज ने यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, बट मेन तो यही वाले हैं 17 से 32 वाले, मेन 17 है वैसे तो, 17 खतरा इनोसेंट पैसेज का। डेफिनेशन दे रखी है, अच्छा आर्टिकल 18 में डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ शायद राइट दे रखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है ना कि ड्यूटी। तो ये पैसेज मीन्स क्या है? इनोसेंट पैसेज में नेविगेशन थ्रू टेरिटोरियल सी है, पैसेज का मतलब है नेविगेशन थ्रू टेरिटोरियल सी। कलर चेंज करने का टाइम आ गया। नेविगेशन थ्रू टेरिटोरियल सी फॉर द पर्पज ऑफ विदाउट एंटरिंग ट्रैवर्स, ठीक है, टू ट्रैवर्स करना है, बेसिकली ट्रैवल करना है विदाउट एंटरिंग दी इंटरनल वाटर्स। और दूसरा प्रोसीड इन एंड फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर कर सकते हो, या कॉल एट दी रोड स्ट्रीट और पोर्ट फैसिलिटी। या तो आप पोर्ट पे जा रहे हो उसके तो ठीक है, आपको पोर्ट पे ही पहुंचना है, डिलीवर करना है, जनता को उतारना है या कुछ भी, या प्रोसीड करना है इंटरनल वाटर्स वैसे। फिर इनोसेंट पैसेज आर्टिकल 19 में क्यों दे रखा है? नॉट प्रेजुडिशियल होना चाहिए, कंडीशंस लगा दी हैं उस पर, इसको अलग से लिखते हैं कि आर्टिकल 19 में है नॉट प्रेजुडिशियल टू द पीस गुड सिक्योरिटी ऑर्डर। ठीक है, क्या क्या है? PGS, ठीक है, पॉस लिख देते हैं इसको, ऑर्डर सिक्योरिटी, पीस हो गया, ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, आर्टिकल 19 में है। फिर लीगल रेजिम इन दी टेरिटोरियल वाटर्स, बताना एक बार लीगल रेजिम क्या है टेरिटोरियल वाटर्स का। आर्टिकल 17, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल या लैंड लॉक सब एंजॉय करेंगे इसको, क्या एंजॉय करेंगे? द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू दी टेरिटोरियल सी। ओके ये तो हो गया राइट बाकी सबका। ओके टेरिटोरियल सी से कोस्टल स्टेट का क्या राइट है? वो रेगुलेट कर सकता है भाई, अगर बदतमीजी करने आओगे सेफ्टी को, नेविगेशन को, एनवायरनमेंट को, एट्सेट्रा भी है, तो वो राइट मैनेज भी कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है 21 के थ्रू। जैसे ना एस्टैब्लिश, ये क्या है आर्टिकल, जैसे हमारा 21 होता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उस तरीके से है ये। उसके बाद मे सस्पेंड इनोसेंट पैसेज टेम्पोररीली, ये सस्पेंड भी कर सकता है, 25 में दे रखा है, अगर उसकी सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी है, ओनली सिक्योरिटी इज़ द रीज़न, ओनली एस इज़ द रीज़न फॉर एस फॉर सस्पेंशन, ओनली दिस फॉर सिक्योरिटी। ओके ड्यूटी क्या है भाई? क्या आपको कंप्लाई करना है? ये तो सब जानते हैं भाई, कंप्लाई कर लो चुपचाप, है ना, कोस्टल स्टेट के साथ 21 में एस्टैब्लिश प्रोसीजर है, रेगुलेट करेगा, आप कंप्लाई करोगे। उसके बाद अवॉइड करनी है आपको, कैसी? नॉन इनोसेंट बदतमीजियाँ जो है ना वो सब अवॉइड करनी है, नॉन इनोसेंट वाली। कैसी? वेपन्स का एक्सरसाइज आप कर रहे हो, चलो डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज करें, हट इंटेलिजेंस गैदर कर रहा हूँ मैं, जैसे चाइना आके कर लेता है ना हमारे इंडियन ओशन में। फिशिंग कर रहे हो, तुम पे खाने पीने की इतनी कमी पड़ गई, जैसे श्रीलंका वाले आ जाते हैं हमारे यहाँ, विलफुल पोल्यूशन कर देते हैं। कोई भी डेवलप नेशन आके, चाइना ही देख लो सबसे पहले तो, प्रोपोगेंडा कर रहे हो अगेंस्ट हमारी कोस्टल स्टेट के, हमारे पास ही आके पहले जाओगे क्यों? गुड ऑर्डर तुम वायलेट कर रहे हो। और या फिर तुमने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया, अपना क्या लिया है वो जो होता है ना, शिप लिया है अपनी, कैरियर वो। ओके फिर हम देखते हैं इसमें कि ये स्पेशल रेजिम इंटरनेशनल स्टेट्स का क्या है। इंटरनेशनल स्टेट्स का है हमारा पास स्पेशल रेजिम, तो डिफ़ाइन तो 37 में है कि ये जो स्टेट्स है ना वो इंटरनेशनल नेविगेशन के ही यूज़ किए जाएंगे। फ्रॉम दी वन पार्ट, ये अच्छा है, फ्रॉम बिटवीन वन पार्ट ऑफ दीज टू टू दी अदर पार्ट ऑफ दीज टू, एक हाई सी से दूसरे हाई सी, एक EEZ से दूसरे EEZ, इस टाइप से। और पैसेज रेजिम क्या है? पैसेज रेजिम बेसिकली ये भी हो सकता है कि EEZ से हाई सीज में जा रहे हो, या हाई सीज से दूसरे EEZ में जा रहे हो, ये भी हो सकता है, इसलिए
उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें रिजीम में क्या होता है, पैसेज रेजिम में रहेगा नॉट मेडली इनोसेंट, मगर ये है ट्रांजिट पैसेज। 84 ये वाले जो 80 38 यार 44 और 38 आर्टिकल्स हैं, पैसेज का रिजीम कैसा रहेगा। ट्रांजिट पैसेज में आ जाओ आप, ठीक है। ट्रांजिट पैसेज होता क्या है, कंटिन्यूस एंड एक्सपीडिशियस, ये आपको याद रखना है, कंटिन्यूस होगा एक्सपीडिशियस होगा, सी प्लस ई, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है दैट दिस कांट बी सस्पेंडेड बाय द कोस्टल स्टेट, ओके। ऑल शिप्स और एयरक्राफ्ट चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री हो सबको एंजॉय करते हैं राइट, ओके। मुझे नहीं पता था, मिलिट्री वाले भी एंजॉय कर लेंगे इसको। तो फिर आओ कोस्टल स्टेट में रेगुलेट सेफ्टी, ट्रैफिक, पोल्यूशन, कैन नॉट हैम्पर द ट्रांजिट, ठीक है। आप ये तीनों तो कर सकते हो। ये क्या है, एसटीपी, स्पेशल टास्क पुलिस, जो भी है उस तरीके से सेफ्टी हो, ट्रैफिक हो, पोल्यूशन हो, इन सबको कंट्रोल करो मगर हैम्पर नहीं करोगे आप। एक्सेप्शंस में क्या आएगा इसका, एक्सेप्शंस में आती है स्टेट्स फॉर्म बाय आइलैंड एंड मेनलैंड, जो आर्किपेलाजिक रहेगा ना वो पड़ा था, ये रहा आर्किपेलाजिक वाला, ठीक है। या तो मेनलैंड से रहेगा स्ट्रेट तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। इफ़ देयर एग्जिस्ट सीवर्ड रूट थ्रू हाई सीज, मतलब अगर हाई सी से होते कि जा सकते हो तो फिर ये अप्लाई कर जाएगा। अगर कोई और रास्ता ही नहीं है तो फिर ये अप्लाई नहीं करेगा, तो जाना ही पड़ेगा उसके अंदर से। मगर इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सीवर्ड रूट थ्रू दी हाई सीज, ठीक है, हाई सी से होते हुए, गुड। और इनोसेंट पैसेज भी अप्लाई कर जाएगा उस पर, चाहे आप मेन लैंड से ही जाओ फिर भी इनोसेंट पैसेज अप्लाई करेगा। आर्किपेलाजिक वाटर्स में भी करेगा, स्पेशल रूल है आर्किपेलाजिक के लिए, लेन्स पैसेज, ठीक है। वो सेपरेट रास्ता बता सकते हैं, ठीक है, कि आप हमारी मेन लैंड से मत जाओ, साइड से चले जाओ, हमने सेपरेट रास्ता बना दिया आपके ट्रैफिक के लिए। तो इसमें केसेस कौन कौन से हैं, एक तो कॉर्फू चैनल है, ठीक है, यूके अल्बानिया, आईसीजे का है, गुड। 749 का आईसीजे ने बोला कि वॉरशिप्स दैट हैव राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द स्ट्रेट्स यूज्ड फॉर द इंटरनेशनल नेविगेशन इवन इन द पीस टाइम विदाउट प्रायर ऑथराइजेशन जा सकते हैं, प्रोवाइडेड पैसेज इज़ नॉट प्रीजुडिशियल, बदतमीज़ ना हो, ठीक है। तो वॉरशिप के पास राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज है ड्यूरिंग पीस टाइम ऑल्सो, बस वो प्रीजुडिशियल ना हो। दूसरा, अल्बानिया वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ बाय लेइंग माइंस एंड फेलिंग नॉट नोटिफाई, उसने माइंस भी लगाई और उसने नोटिफाई भी नहीं किया, तो अल्बानिया ने वायलेट किया इंटरनेशनल लॉ को। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन की, यूके की शिप्स जा रही थी यहाँ से, वॉरशिप्स इनोसेंट पैसेज से। दूसरा एग्जांपल बताना ज़रा, दूसरा एग्जांपल आएगा हमारे पास एजियन सी का। ओह, एजियन सी मेडिटेरियन के अंदर जो आता है ना, ग्रीस वर्सेस टर्की, ये भी आईसीजे का केस है, ये 78 का है। इसमें रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल पैसेज राइट्स इन दी स्टेट्स बोला गया है, गुड। तो ये सीआईएल का भी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इंसिडेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला इंसिडेंट क्या है इसमें, स्टेट प्रैक्टिस रीइंफोर्स द ट्रांजिट पैसेज रूल्स अंडर यूएन क्लॉज फॉर वाइटल चोक पॉइंट्स। वाइटल चोक पॉइंट्स है तो सबको रहेगा इसमें नेविगेशन राइट। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट तो हर जगह हर क्वेश्चन में आ जाएगा, सोवरेनिटी और इंटरनेशनल फ्रीडम या स्टेबिलिटी, वो वाला। उसके बाद है शिफ्ट हो गए हम कहाँ से, इनोसेंट पैसेज से ट्रांजिट पैसेज में, ठीक है, यूएन क्लॉज के बाद से। ये भी अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले ट्रांजिट पैसेज की ढंग से बात ही नहीं होती थी यूएन क्लॉज से पहले। और मिलिट्री का भी हम देख लो, मिलिट्री का भी इम्पोर्टेंट है। क्या है मिलिट्री का, मिलिट्री वाले में आप सम स्टेट्स रिक्वायर प्रायर नोटिफिकेशन ऑथराइजेशन वाइल अदर्स, जैसे यूएस है वो रिजेक्ट कर देता है मिलिट्री वेसल को सीधा सीधा अंडर द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन प्रोग्राम। अच्छा, ओके, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा यूएस के बारे में, यूएस एग्जैक्टली कैसे करता है। कूल, समरी देख लो भाई जल्दी से, कि जो टेरिटोरियल वाटर्स है ना वहाँ पे लीगल रेजिम इनसेंट पैसेज लगता है, यहाँ नहीं लगता। अच्छा, स्टेट्स में ट्रांजिट पैसेज, हाँ सही बात है। फिर यहाँ पे टेम्परेरी सस्पेंशन बिल्कुल अलाउड है 25 में, किस लिए सस्पेंशन देखा था ना, सिक्योरिटी के लिए, एस फॉर एस। यहाँ नहीं कर सकते भाई, सीधी 2044 में मना कर दिया। यहाँ शिप्स पे अप्लाई करता है और ट्रांजिट एयरक्राफ्ट पे भी अप्लाई करता है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ऑन मिलिट्री शिप्स मस्ट कंप्लाई, नोटिफिकेशन डिस्प्यूट अलाउ है, ठीक है। तो मुझे
एक एयरक्राफ्ट वाला देखना है, एक ही एयरक्राफ्ट हो गया और एक ही मिलिट्री शिप्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए, यहाँ नोटिफिकेशन चाहिए होगा मिलिट्री वालों को अगर जाना है तो। राइट नहीं है मगर, है ना। ओके, ये बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे एक बार। अब डिलिमिटेशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ की देख लें क्या? देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, मज़ा आ रहा है क्योंकि आओ भाई, लॉ ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जो स्टेट्स के बीच में कॉमन हो वो वाली पे बात करनी है। तो यहाँ पे क्या है, डिलिमिटेशन देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो था 76 में दे रखा है यूएन क्लॉज में, होती क्या डेफिनेशन वो देख लो, एसएसएस हो जाएगी ना, सी बेड सब सॉइल इन द सबमरीन एरिया, कहाँ, बियॉन्ड टेरिटोरियल सी एक्सटेंडिंग आउटवर्ड OECM, ये देखा था अभी, और 200 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम द बेस लाइन है, ठीक है। फिर डिलिमिटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री है ब्रो, ठीक है, एक और दो टू या मोर स्टेट्स की जो ओवरलैप कर रही हैं। लीगल फ्रेमवर्क जिनेवा वाला अगर देखेंगे तो जिनेवा में क्या था, डिलिमिटेशन जो था वो एग्रीमेंट के थ्रू होता था, और एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट के बीच में इक्वी डिस्टेंस होता था। तो इसको हम ऐसे करें कि जिनेवा में रूल जो था वो या तो एग्रीमेंट था या तो इक्वी डिस्टेंस था। यूएन क्लॉज में क्या आ गया, यूएन क्लॉज में कोई फिक्स्ड इक्वी डिस्टेंस रूल नहीं है, बल्कि उसको मना भी कर दिया है, इक्विटी ओरिएंटेड हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा ये आया 69 में आया था ना, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, जर्मनी वर्सेस डेनमार्क नीदरलैंड, तब से तो इसका है फोकस पूरा का पूरा इक्विटेबल पे। और अगर इक्विटेबल नहीं है तो एग्रीमेंट बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ रहेगा। 38 आईसीजे वाला हम देख लेंगे, जो देखते हैं हम। इफ़ नो एग्रीमेंट तो यूज़ प्रोविजनल एग्रीमेंट्स, अवॉइड जेओपार्डाइज फ्यूचर सेटलमेंट। ये थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको, इफ़ नो एग्रीमेंट तो यूज़ प्रोविजनल एग्रीमेंट्स, अवॉइड जेओपार्डाइज फ्यूचर सेटलमेंट, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यूएन क्लॉज के बाद से क्या है, या तो इक्विडिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है, इक्विटेबल सॉरी, या तो फिर ये रहेगा। तो 1 2 3 लिख देते हैं, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, मगर हमें जेओपार्डाइज नहीं करना फ्यूचर वालों को इस तरीके से। अब प्रैक्टिस में अगर घुसेंगे स्टेट्स की, तो क्या है प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में सबसे पहले इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल जो पहले चलता था, ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर देंगे लाइन को, नियरेस्ट पॉइंट्स ऑफ द बेस लाइन दोनों स्टेट से। ये सिंप्लिसिटी होती थी, ठीक है, बट मे प्रोड्यूस इनइक्वल रिजल्ट्स इफ कोस्ट लाइन्स आर इरेगुलर, सही बात है। इनइक्विटेबल हो सकता है अगर आपकी कोस्ट लाइन इरेगुलर है तो, क्योंकि खाली ज्योमेट्रिकली बेस्ड होता था ये वाला, ठीक है। फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गए। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या है, ज्योग्राफी देखेंगे अब, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टर्स देखेंगे, जैसे फिशिंग ग्राउंड्स वगैरह कब से कर रहे हो, कितने सालों से। जियोमॉर्फोलॉजी देख लेंगे कि आपकी शेल्फ का नेचुरल प्रोलॉन्गेशन कितना है, और प्रोपोर्शनैलिटी देख लेंगे कि आपका कोस्ट लाइन की लेंथ प्लस मैरीटाइम एरिया दोनों, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स तो नहीं है, आई डेल्टा क्योंकि चेंज होता रहता है, और आइलैंड्स, ओके। फिर जुडिशल अप्रोच, हाँ क्योंकि, ठीक है बता दूँगा अभी। फिर जुडिशल ये वाला वो है जो स्ट्रेट बेस लाइन सिस्टम है ना, ये उनके लिए है, दिस इज़ फॉर द स्ट्रेट बेस लाइन सिस्टम। 3 ही उसके होते हैं ना। उसके बाद क्या जुडिशल अप्रोच, आप देखो, चलो मैं दिखाता हूँ। तो आईसीजे ने बोल दिया था इन दोनों के बीच का था, इक्वी डिस्टेंस नहीं चलेगा, इक्विटेबल प्रिंसिपल चलेगा, ठीक है। 3 स्टेज अप्रोच इसने शुरू कर दी थी, तो मुझे नहीं पता वो क्या है। फिर तुनीशिया वाला जो है, टुनटुना 82 का जब यूएन क्लॉज आया है, उसने नेचुरल प्रोलॉन्गेशन और इक्विटेबल दोनों को बोला है, इक्वी डिस्टेंस इसने फिर से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है माल्टा पी लो 85 में जाके, इसमें भी ऊपर वाले केसेस रिपीट हो रहे हैं। जियोग्राफिक कन्फिगरेशन, लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन और रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस देखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी। इसने ये 4 टेस्ट दे दिए, कौन कौन से, एक तो प्रोपोर्शनैलिटी है, आपकी जियोग्राफिक कन्फिगरेशन है, एक आपकी लेंथ है, और एक आपके सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है।
माल्टा वाले में 4 माल्टा पिए, चारों चीज़ें। सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, लेंथ कितनी है, उसके बाद ज्योग्राफी कैसी है आपकी, और एक प्रोपोर्शनैलिटी। अब रिसेंट में ये भी अच्छा लगा मुझे, ये वाला बांग्लादेश और इसका। उसके अलावा बांग्लादेश इंडिया का भी आर्बिट्रेशन है 2014 का, आईटी लॉस का है ये, मगर ये भी अच्छी बात है आईटी लॉस का मिला केस। तो बांग्लादेश का 12 और 14 में हुआ है, जब मेरे ख्याल से शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वहाँ पे। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या अप्लाई किया, इन्होंने अप्लाई कर दिया इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल और रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस मेथड दोनों। ये जो कि रिडंडेंट हो गया था, इसको फिर कैसे कर दिया आपने, देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजनल इक्वी डिस्टेंस लाइन, प्रोविजनल क्यों, क्योंकि ये शुरू में हमारा तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप होगा कि आप इक्वी डिस्टेंस ले लो, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस लिया, अब इसमें देखो प्लस सेकंड स्टेप कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हम इक्वी डिस्टेंस को हम करते हैं अमेंड या चेंज करते हैं, ठीक है, रियलिटी रिफ्लेक्ट करने के लिए और इक्विटी लाने के लिए। तो स्टार्ट हम हमेशा ईडी से ही करेंगे, उसके बाद हम उसमें चेंजेस लाएंगे बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करके। देखा, पहले प्रोविजनल इक्वी डिस्टेंस रहेगा, उसके बाद उसे एडजस्ट करोगे आप, किसको, रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस को लेके दिमाग में। फिर आप चेक करोगे कहीं डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं हो रहा है, तो लास्ट में प्रोपोर्शनैलिटी वाली आ जाएगी बात। गुड। उसके बाद है करंट एक्सेप्टेड मेथड, 3 स्टेज फार्मूला। क्या है करंट मेथड, 3 स्टेज फार्मूला? ये है प्रोविजनल इक्वी डिस्टेंस। प्रोविजनल इक्वी डिस्टेंस लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, फिर टेस्ट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनैलिटी। अबे भाई सब तो बता दिया। 3 स्टेज फार्मूला, ओके यही वाला है क्या, ठीक है। इसमें फिर थर्ड क्या है, थर्ड देखते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं है कहीं, ओके। तो ये हमारा खेल पूरा बन गया तैयार, ओके। बांग्लादेश वाले से शुरू खेल हुआ, करंट मेथड आ गया, ये है हमारा करंट मेथड। फिर की पॉइंट्स क्या है मल्टीपल स्टेट्स के लिए कि भाई एग्रीमेंट ऑलवेज प्राइमरी है, जो लिख दोगे उसी पे चलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेशनल लॉ कंसेंट पे चलता है, क्योंकि सोवरेंटी सबसे बड़ी चीज़ है। और फिर फॉर ट्राई पॉइंट, जहाँ पे मल्टी पॉइंट हो, 2 से ज़्यादा हो, वहाँ ट्राईलैटरल मल्टीलैटरल ट्रीटी चलेगी ब्रो, ठीक है। ट्राई पॉइंट के लिए ट्राईलैटरल, मल्टीलैटरल के लिए मल्टी पॉइंट के लिए मल्टीलैटरल। स्पेशल एग्रीमेंट भी आ जाएगा कहीं पे अगर आइलैंड स्टेट है तो, ठीक है, बिटवीन 2 मेनलैंड्स। ओह, ये तो खेल सही लग रहा है मुझे। आइलैंड स्टेट बिटवीन 2 मेनलैंड स्टेट्स, कैसे देखा इसको, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में एक ही हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे स्पेशल एग्रीमेंट। कंक्लूजन में क्या है, लॉ शिफ्ट हो गया इक्वी डिस्टेंस से इक्विटेबल पे। आईटी ये सब फेयरनेस, प्रोपोर्शनैलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इन सबको देखते हैं रादर देन रिजिड रूल्स। और डिलिमिटेशन टुडे एग्रीमेंट पे बेस्ड है, इक्विटी पे और रिलेवेंट सर्कमस्टांसेस पे। सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे। गुड। अब आगे का इसके बात करते हैं।